अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का जो है वो पेपर सॉल्व किया था, हाफ लेक्चर हमारा वो था और हाफ लेक्चर जो है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे उनके जो भी क्वेश्चंस थे। तो उम्मीद है आपको हमारा प्रीवियस लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और आपकी जो है वो प्रिपरेशन जो है एमडी का 2024 की जो है वो अच्छे से चल रही होगी। जो भी बच्चे जो हैं वो रिपीट करना चाह रहे हैं या फ्रेश है एमडी कैट में, उनके लिए ये सीरीज़ जो है वो बहुत बेनिफिशरी है, क्योंकि इसे एक तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि एमडी कैट के पेपर किस क्वेश्चन के किस जो है वो पैटर्न के बनते हैं, उनका लेवल क्या होता है और सॉल्विंग टेक्निक्स जो हैं वो क्या है। तो आप देखते रहे, इंशाल्लाह आपकी जो है वो प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपको जो है वो नोटिफाई हो सके। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, देखते हैं आज हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो आज के लेक्चर में हमारे पास जो हम लोगों ने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का बनाया था, तो उनमें एक क्वेश्चन आया था कि इन फोटो डायोड द बियास्ड वोल्टेज इज अप्लाइड इन डैश बियास। तो ये कह रहा है कि फोटो डायोड में जो बियास वोल्टेज होता है वो किस में अप्लाई किया जाता है, फॉरवर्ड ब्यास में, रिवर्स ब्यास में, टर्मिनल ब्यास में या नन ऑफ दिस में। देखिए टर्मिनल ब्यासिंग तो कोई वर्ड है नहीं, ना ऐसा कोई फिनोमिना है। तो फोटो डायोड में हमारे पास जो ब्यास वोल्टेज होता है वो रिवर्स ब्यास में अप्लाई किया जाता है। रिवर्स ब्यास में जो है वो फोटो डायोड वर्क करता है, क्योंकि हम देखें हमारे पास दोनों सूरतों में करंट प्रोड्यूस होता है, एक फॉरवर्ड ब्यास में भी और रिवर्स ब्यास में भी। लेकिन जो फोटो डायोड में रिवर्स जो करंट होता है, रिवर्स ब्यास का जो करंट होता है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। तो इसी वजह से हम लोग फोटो डायोड को जो है वो रिवर्स ब्यास में जो है वो यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज गामा रेज आर emitted फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑफ द रेडियोएक्टिव एटम्स, दे आर नथिंग बट, ये कह रहे हैं गामा रेडिएशन जो है वो रेडियोएक्टिव एटम्स के न्यूक्लियर में से निकलती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन जो भी हैं ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के एटम्स में से ही इमिट आउट होती हैं और ये हाई एनर्जी रेडिएशंस होती है। लेकिन गामा रेज के बारे में पूछ रहा है, ऑप्शन ए है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्शन डी हाई इलेक्ट्रिक पॉजिट्रॉन्स। तो बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है कि गामा रेज आर द हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। गामा रेज जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इनका कोई भी चार्ज नहीं होता, याद रखिएगा। जबकि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जैसे कैथोड रेज वगैरह होती हैं तो वो एक नेगेटिव रेज होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है नेगेटिव है, इससे पॉजिट्रॉन जो है वो भी एक चार्ज पार्टिकल है। जबकि गामा रेज की किसी किस्म का चार्ज नहीं होता है और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next MCQ is during nuclear disintegration when alpha particle emission occurs, its atomic number decreases by dash and mass number decreases by dash respectively। अच्छा, ये देखिए हमें ये पता है कि अल्फा बीटा और गामा जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में से ही निकलते हैं। तो एज अ रिजल्ट जो है न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट होता है, वो टूटता है, वो डिके होता है। तो जब एक अल्फा पार्टिकल उस न्यूक्लियस में से निकलता है तो उसके एटॉमिक नंबर जो है वो डिक्रीज कितना होता है और मास नंबर जो है वो कितना डिक्रीज होता है, कितने यूनिट डिक्रीज होता है। तो ये हमसे पूछा गया। देखिए अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास जो है 4 होता है। तो अल्फा पार्टिकल भी एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास जो है वो 4 होता है। तो जिस एटम में से निकलेगा उसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 यूनिट हो जाएगा और एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 4 यूनिट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, that the atomic number decreased by 2 unit and the mass number will be decreased by 4 unit is the correct option. Next MCQ is in simple harmonic motion a projectile is oscillating in such a way that its total energy remains conserved when this particle reaches at extreme position its potential energy is। अच्छा, ये थोड़ा सा आपने देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इन्होंने जो बनाने वाले ने इसको क्या किया कि अब लेंथी थोड़ा सा लिखा है, थ्योरी उसके अंदर लिखी है ताकि बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाए। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसको गौर से पढ़े। कह रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट करता है, उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी जो है कंजर्व रहती है। ये लाइन बिल्कुल अलग है। अब आगे इसने क्या कह रहा है कि पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब आपने सिर्फ ये इसका आंसर देना है। तो आपको पता है कि एक्सट्रीम पोजीशंस पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल जो होता है वो रेस्ट में होता है, रेस्ट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। जबकि जो है वो मीन पोजीशन पर वो मैक्सिमम स्पीड के साथ मूव कर रहा था, वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम। और एक्सट्रीम पोजीशंस पर जो इसमें पूछा गया है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, that the potential energy will be maximum at extreme positions in simple harmonic motion. Next MCQ,
ये भी एक प्रोसेस बताया गया कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एंटी पार्टिकल कम्स क्लोज टू ईच अदर दे कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू रेडिएशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द फोटॉन्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये जो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है, या इलेक्ट्रॉन जो और उसका एंटी पार्टिकल जो है वो जब एक दूसरे कोलाइड करते हैं, कोलिजन होती है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पेयर में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। दो फोटॉन्स यहाँ से निकलते हैं या दो गामा रेज जो है वो इमिट आउट होती हैं। मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब भी जो है एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो एज अ रिजल्ट जो है हमारे पास दो फोटॉन्स जो है या दो गामा रेज जो है इमिट आउट होगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, या पेयर प्रोडक्शन कहा जाता है, या एनिलेशन ऑफ मैटर कहा जाता है, या कॉम्पटन इफेक्ट कहा जाता है। अच्छा देखिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है कि जब आप एक फोटॉन को किसी मेटल के ऊपर वहां स्ट्राइक करवाते हैं, वहां से एक इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होता है, इसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। ये जो ऊपर प्रोसेस लिखा है ये प्रोसेस नहीं है। पेयर प्रोडक्शन में ये है कि आपके पास दो पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं कुछ रेडिएशन की जो है एब्जॉर्प्शन की सूरत में। तो ये इसी का रिवर्स प्रोसेस बता रहा है कि दो पार्टिकल्स की कोलिजन की सूरत में दो रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स पूछ रहा है, तो ये एनिलेशन ऑफ मैटर होता है, क्योंकि मैटर जो है वो रेडिएशंस में या एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो option C is the correct option, annihilation of matter. When an electron and its particle come close together, they produce two photons. This process is known as the annihilation of the matter. और कॉम्पटन इफेक्ट है, इसमें एक्सरेज जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल करता है, तो ये एक अलग प्रोसेस है, ये नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज a solar day is time interval between two successive appearance of sun overhead. Time that is referred to rotation of earth about its axis is called। ये कह रहा है कि देखिए सोलर डे को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि दो जो है सूरज, एक आपने देखा क्या दिन में बिल्कुल सूरज आपके ओवरहेड है, और फिर कल जब दोबारा उसी जगह पर वो सूरज आपके ओवरहेड आएगा तो इनके दरमियान का जो टाइम इंटरवल होगा इसे सोलर डे कहा जाता है। ठीक है, तो इस टाइम को, या दिस टाइम इज रेफर टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, जमीन, इसका मकसद ये है कि ये ऐसे क्यों हो रहा है क्योंकि जमीन अपने एक्सिस पर जो है वो रोटेट कर रही है। तो इस टाइम को जो है वो क्या रेफर किया जाएगा? तो ये हमारे पास जो है इसे आप सोलर डे ही कहेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन कि आप इस टाइम को जो है वो सोलर डे कहेंगे कि एक सोलर डे है कि एक सन जो है अपने एक राउंड कंप्लीट कर गया। इसके अलावा एक मीन सोलर डे भी होता है। मीन सोलर डे याद रखिएगा कि हमारे पास वो 23.96 थी कुछ डेज का होता है, यानी कि ये तकरीबन 23 घंटे और 56 मिनट बनते हैं, 56 मिनट। तो वो मीन सोलर डे है। आपका सोलर डे इससे 4 मिनट जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये जो हमारे पास बताया गया एक पूरा जो है सोलर डे वो कितना होगा, ये अपने एक्सिस पर जो रोटेट करता है, तो आप इसे क्या कहेंगे? आप इसे सोलर डे कहेंगे। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज two forces equal in magnitude but opposite in direction and not acting along the same line constitute a couple। बिल्कुल ये कपल की डेफिनेशन है कि दो फोर्सेस जो है उनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वो जो है वो हैं। दोनों फोर्सेस और उनकी जो लाइन है वो भी सेम नहीं है, तो इन्हें आप क्या कहेंगे? इन्हें कपल कहा जाता है। अच्छा, ये पूछा है कि इस कपल का जो मूवमेंट है वो क्या होगा? इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन ऑफ द ओरिजिन, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ओरिजिन, एंड इट इज़ जीरो और स्केलर। तो ये जो कपल ऑफ मूवमेंट होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ ओरिजिन होता है, इसका ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता है। ओरिजिन कोई भी हो, आप किसी भी जगह पर ओरिजिन बना लें, लेकिन अगर दो फोर्सेज हैं अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड सेम है, उनका लाइन जो है वो सेम नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन, तो आप उसे कपल ही कहेंगे। इसका ओरिजिन के साथ कोई लेना देना नहीं है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द लोकेशन ऑफ द ओरिजिन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है A cyclist moving towards right with an acceleration of 4 meter per second squared at t is equal to 0 has traveled 5 meter moving towards right and at 15 meter per second. What will be his position at time 2 second? अच्छी, ये एक प्रॉब्लम हमें दिया गया है। वैसे तो ये 1 मिनट में सॉल्व होने वाला नहीं है, लेकिन जिस बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है वो काफ़ी अच्छी होगी तो वो उसको मे भी सॉल्व कर पाए। तो इन्होंने अब ये दिया, इसमें देखिए हमारे पास एक एक्सेलरेशन दी है, डिस्टेंस दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है, टाइम हमारे पास दो दिए गए हैं, एक टाइम 0 है और एक जो है वो 2 सेकंड है। तो t0 पर जाहिर बात है उसकी वेलोसिटी जो है 0 होगी, एक्सेलरेशन आपको जो है वो उसकी वैल्यू दी गई है, तो आप यहाँ से जो है इसकी वेलोसिटी जो है वो निकाल सकते हैं। अब इसको निकालना कैसे है, मैं आपको इसको थोड़ा सा मोटी मोटी बात बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। आप देखिए पहले इसके टर्म को यूज़ करेंगे, साइक्लिस्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट विद एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट t इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर ले, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी।
तो वी आई क्योंकि टाइम ज़ीरो है तो वो वी आई जो है आपका वो ज़ीरो होगा। और यहाँ पर तो जो है आप उसकी नहीं, आप इसको सेकंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे जहाँ पर टाइम 2 सेकंड, 2 सेकंड पर आप उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम आप रखें 2 तो 4 टू द 8, प्लस जो है आपको वेलोसिटी वो बता रहा है इनिशियल जो है वो 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, तो 8 प्लस 15 जो है वो फाइनल वेलोसिटी 23 हो जाएगी। और फाइनल वेलोसिटी जब आपके पास निकल आए तो आप इसको जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में रखें। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में रख रहे हैं, अगर वो पोजीशन पूछ रहा है यहाँ पर पोजीशन 2 सेकंड में, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो वी आई की वैल्यू जो है वो आपको दी गई है 15, टाइम जो है वो 2 सेकंड दिया गया है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो आपको वैसे 4 दी गई है, और टाइम जो है वो 2। तो आप इन सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एस जो है वो आ जाएगा 38। और आपके पास जो है वो पहले इसने जो मालूम की थी कि ये कह रहा है कि 5 मीटर से मूव किया, 38 इसने यहाँ पर 2 सेकंड में, और जब टाइम 0 था तब इसने 5 मीटर फासला जो है कवर किया था। और बाद में जब आपने सेकंड क्वेश्चन वो 38 मीटर, तो 5 और 38 टोटल 43 होगा। तो आप इसको जो है वो आप अपने कॉपी पेड पर सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके, और उसके बाद उसी फाइनल वेलोसिटी को आप सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, तो आपके पास जो है वो डिस्टेंस निकल आएगा। जब आप इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे तो उसको प्लस 5 मीटर जो इन्होंने बताया कि T0 था तो 5 मीटर से मूव किया, तो उसमें ऐड कर दें 38 प्लस 5 जो है 43 मीटर जो है करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन याद रखिए ये 1 मिनट में सॉल्व होने वाला नहीं है, वहां पर आपको 1 मिनट दिया जाता है एक क्वेश्चन के लिए। 200 क्वेश्चन 200 मिनट्स में तकरीबन करने होते हैं। तो ठीक है, जो इन्होंने दे दिया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हमारे पास क्या है। कह रहा है कि 760.0 हैज डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये एक आपके सामने एक जो है नंबर दिया गया है, इसमें कह रहा है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर के जो हैं वो 4 रूल हैं, उनमें से एक रूल ये है कि अगर पॉइंट किसी भी रकम के अंदर दिया गया है तो उसके लेफ्ट साइड के जो जीरो होते हैं वो काउंट नहीं होते, इनिशियल जीरो, लेकिन राइट साइड के जीरो जो है वो काउंट होंगे। और अगर पॉइंट किसी वैल्यू के बीच में दिया गया है तो जीरो जो है वो काउंट होंगे। तो यहाँ पर बीच में दिया गया तो राइट साइड का जीरो जो है वो काउंट होगा। तो 760 ये तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और पॉइंट के बाद जो राइट साइड का जीरो ये भी काउंट होगा। तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस डिजिट 7600, ये चारों जो है सिग्निफिकेंट फिगर है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज 48.86 कैन बी राउंड ऑफ। ये कह रहा है कि इस डिजिट को जो राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन आपके पास है 48.8, 48.9, 48.86 और 49। अच्छा, ये याद रखिएगा कि आपने जो है इसको 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि पॉइंट के बाद आपके पास 2 डिजिट है 86, तो आपको ने इसको 1 डिजिट में राउंड ऑफ करना है। यही आपके पास ऑप्शन के हिसाब से दिया गया है। तो अगर अब जैसे 86 है तो 6 या 5 से ऊपर की जो भी वैल्यू है वो नेक्स्ट डिजिट में राउंड ऑफ होगी, यानी कि 85 हो या 86 हो तो आप इसको 90 में जो है वो राउंड ऑफ करेंगे, 9 में राउंड ऑफ करेंगे। और अगर 84 या 83 होता तो ये पीछे वाली जो डिजिट है 80 में, तो 8 में राउंड ऑफ करना था। तो यहाँ पर 85 या 85 से अबव है, 86 है, तो आप इसको 9 में जो है 90 में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस फिगर कैन बी राउंड ऑफ एज 48.9 इज द करेक्ट ऑप्शन। Next MCQ is when the number of significant figures in a measurement are indicated is shows the level of। ये कह रहा है कि कोई भी नंबर जो सिग्निफिकेंट फिगर की मेजरमेंट में आप इंडिकेट करते हैं वो किस लेवल को शो कर रहा है। ऑप्शन ए प्रिसीजन को, ऑप्शन बी एरर को, ऑप्शन सी नंबर ऑफ फिगर्स को, ऑप्शन डी वैल्यू को। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर 2 चीज़ों को शो करते हैं, एक तो एक्यूरेसी को और एक प्रिसीजन को, यानी कि बिल्कुल प्रिसाइज करके नंबर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आपको जो है वो बताए, उसे ही आप सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो मोस्ट एक्यूरेट या फर्स्ट डाउटेबल फिगर, तो इसमें जो है वो एक्यूरेसी तो नहीं है लेकिन प्रिसीजन यहाँ पर दिया गया, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो प्रिसीजन को ही इंडिकेट करती है किसी भी मेजरमेंट में, ये एरर या नंबर ऑफ फिगर या वैल्यू को इंडिकेट नहीं करती। सो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Next MCQ is the volume occupied by 1 kg of pure water at the temperature of its maximum density 3.98 degree Celsius under a pressure 1 atmospheric pressure is known as a 1 kilogram, 1 atmospheric pressure, 1 लीटर और 1 मीटर। ये कह रहा है कि अगर हम लोग 1 किलोग्राम प्योर वाटर का जो वॉल्यूम है उसे लें और उसका टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री तकरीबन हो, 3.98 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उसकी डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो पानी की, और उस पर जो प्रेशर लग रहा है वो भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो आप उस वॉल्यूम को, पानी के उस वॉल्यूम को क्या कहेंगे। तो उसे 1 लीटर कहा जाता है। ये 1 लीटर जो है उस वॉल्यूम की डेफिनेशन है कि 1 लीटर कितना होगा। तो 1 लीटर को
मेजर करने के लिए आसान तरीका है कि आप 1 किलोग्राम जो है वो प्योर पानी लें, उसको ठंडा करें 4 डिग्री पर, और उस पर टेम्परेचर भी जो है 1 एटमॉस्फेरिक हो, तो उस वक्त उसका जो वॉल्यूम होगा वो 1 लीटर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इज एक्सरेज वॉज डिस्कवर्ड बाय, एक्सरेज जो है वो किसने डिस्कवर किया? रोटेंजन ने, मैरी क्यूरी ने, रदरफोर्ड ने, या ऑल ऑफ द अबव? तो ये डब्ल्यू रोटेंजन ने डिस्कवर किए थे। एक्सरेज वॉज डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू रोटेंजन, और इसी की डिस्कवरी पर इन नोबेल प्राइज भी जो है वो दिया गया था। सो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैरी क्यूरी जो है ये रेडियो एक्टिविटी के लिए फेमस है, और रदरफोर्ड जो है उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। इनकी डिस्कवरीज जो है वो एक्सरेज की नहीं थी। सो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द नंबर 75300 इज़ रिटन एज, ये हमारे पास एक नंबर दिया गया है, इसको जो है वो नोटेशन फॉर्म में यहाँ पर लिख रहा है। तो ऑप्शन ए है 7.5 इंटू 10 पावर 2, ऑप्शन बी 75 इंटू 10 पावर 5, ऑप्शन सी जो है 7.5 इंटू 10 पावर 4, ऑप्शन डी 753 इंटू 10 पावर -4। अच्छा, इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन ए है 7.5 इंटू 10 पावर 2, तो 7.5 को 10 पावर 2 लगाएंगे तो 750 बन जाएगा। ऊपर 75300 है, एक बड़ा डिजिट है। इस तरीके से अगर 75 और मल्टीप्लाई 10 पावर 5 यानी कि अगर 5 जीरो लगाएंगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से 7.5 इंटू 10 पावर 4 यानी कि 7 5 और 3 डिजिट आ गए, तो नीचे जो है वो -4 वो भी एक छोटी वैल्यू है, तो ऊपर वाली जो है वो प्लस की वैल्यू है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 7.5 इंटू 10 पावर 4 आप 75300 को इस फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। दिस इज द करेक्ट वे टू राइट दिस वैल्यू। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विस्कोसिटी इज मेयर ऑफ, विस्कोसिटी किस चीज़ का मेयर है? फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, अ सॉलिड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। ऑप्शन बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। ये कह रहा है कि विस्कोसिटी जो है वो किस चीज़ की मेयर है, तो ये ऑप्शन ए फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कि फ्लूइड्स का जो फ्लो के में जो रेजिस्टेंस होता है। याद रखिए कोई भी फ्लूइड हो या लिक्विड हो तो उनकी लेयर्स के दरमियान में जो रेजिस्टेंस होती है उसे ही आप जो है वो विस्कोसिटी कहते हैं। अगर लेयर्स के दरमियान रेजिस्टेंस ज़्यादा है, फ्लो कम है, तो इसका मतलब विस्कोसिटी ज़्यादा है। अगर लेयर्स के दरमियान रेजिस्टेंस कम है, फ्लो ज़्यादा है, तो विस्कोसिटी जो वो कम होगी। तो ये फ्लूइड्स रेजिस्टेंस को ही शो करते हैं विस्कोसिटी। सो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉलिड्स की विस्कोसिटी को नहीं शो करते। सो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज फ्री फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर इज ऑलवेज स्फेरिकल ड्यू टू, ये कह रहा है कि एक आज़ादाना गिरता हुआ पानी का जो ड्रॉप होगा वो हमेशा स्फेरिकल शेप में होता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए विस्कोसिटी, ऑप्शन बी सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड ऑप्शन डी ग्रेविटी। तो ये देखें जो फ्री फॉलिंग वाटर होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक फोर्स होती है जिसका नाम है कोएसिव फोर्स। तो जब कोई भी वाटर ड्रॉप जो है वो गिरा होता है तो उनकी मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो कोएसिव फोर्स होती है वो सराउंडिंग के जो एटम्स के साथ फोर्स होती है उसके, यानी कि ड्रॉप से जो बाहर की फोर्स है उसके मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो वाटर ड्रॉप के जो आपसी फोर्स है मॉलिक्यूल्स की वो एक दूसरे से अलहदा नहीं हो पाते। एज अ रिजल्ट फ्रिक्शन वगैरह उसके ऊपर लग रही होती है, तो वो जो है वो एक स्फेरिकल शेप में जो है वाटर ड्रॉप आ जाता है। तो ये होता क्यों है, इसे आप क्या कहते हैं? इसे सरफेस टेंशन कहा जाता है। कोएसिव फोर्सेस की वजह से सरफेस टेंशन क्रिएट होती है। एज अ रिजल्ट जो वाटर जो है वो एक स्फेरिकल शेप में, या वाटर ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप में आ जाता है। तो ये क्यों होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next MCQ is the general gas equation is the combination of Boyle's law and Avogadro's law, and Charles law and Avogadro's law, Boyle's law and Charles law, and none of the above. General gas equation PV is equal to nRT. It is the combination of Boyle's law and Charles law. आपने अगर PV is equal to nRT जो है वो ड्राइव करना है तो आप Boyle's law और Charles law को कंबाइन करके ही ड्राइव कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next MCQ is J.J. Thomson determined the mass of the proton, charge of the proton, charge and mass of the neutron, ऑप्शन डी चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन ने जो क्या डिस्कवर किया था, मास ऑफ द प्रोटॉन नहीं, ये नहीं था क्या, चार्ज भी नहीं डिस्कवर किया था। चार्ज एंड मास ऑफ द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है वो चैडविक ने डिस्कवर किया था। जे थॉमसन ने बेसिकली चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम किया था। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। जे थॉमसन डिटरमाइंड द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कवरी जो है वो जे थॉमसन ने ही की थी, जिसके ऊपर इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आज का लेक्चर जो है हमारे यहाँ तक ही था। इसी के साथ हम लोगों ने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का जो पेपर है वो कम्प्लीटली सॉल्व किया है।
उम्मीद है कि ये प्रीवियस पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प आउट रहेगी। और हमारे जो है हम नेक्स्ट भी 2022 के और इसी तरह 21 के 2020 के और बाकी जो पंजाब और केपीके के जो पेपर थे MD कैट के, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें अपनी प्रिपरेशन के सिलसिले में, आपकी जो है प्रिपरेशन इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगी। हमारी वीडियोस को देखते रहें। आज की वीडियो यहाँ तक ही थी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।